सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे अच्छे समय पे बोलने के लिए मौका दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी तो खुद ही 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अच्छी काम की। इसकी जो सलाना या उसकी जो तारीफ की, उसी लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती है वो गिनते जाओ। सर, एक सच बात है कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, बहुत अच्छे काम करके देश को एक पटरी पे उन्होंने लाई और प्रगति जो चल रही है वहाँ से ही ये शुरू हुई है। सर, ये अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि यहाँ आते हैं। परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। हमारा हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। हो सकता है मोदी साहब का हाउस डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये चलते रहते हैं और 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर आते हैं कि उसमें अच्छे लोग, बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, लिटरेरी फिगर आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं और अच्छे बोलने वाले आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, और जो देश के बारे में अपनी आइडिया देने वाले या मार्गदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर इस सदन में रहते हैं। तो इसका फायदा भी सरकार को होता है और सरकार भी उनके विचारों को सोच समझकर कानून में तब्दीली करना, कानून में उसको समाया जाना, ये काम करते रहते हैं, पहले से भी करते आए हैं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं, नए आते पुराने जाते हैं। फिर भी इस क्रम में मई महीनों तक कुल 28 सांसद रिटायर हो रहे हैं। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसमें कोई अहम लोग भी हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अभिषेक मनु सिंह जी, राजमणि पटेल, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर एल हनुमंतैया, GC चंद्रशेखर, अखिलेश प्रसाद सिंह, नारायण भाई राठौड़, डॉक्टर अमित याज्ञनिक और कुमार केतकर, ये अप्रैल में रिटायर होंगे। लेकिन और भी मेंबर्स जो हैं वो सभी का मैं याद करता हूँ जो रिटायर हो रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग फिर वापस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रिटायर हो रहे हैं। संख्या बल पे वो जिनको देना है नहीं देना है पार्टियां तय करती है, और उधर के लोगों को तो मोदी साहब जिसको चाहे वो आते हैं। इधर भी वही है, हर पार्टी जिसको चाहेगी, जिसका स्ट्रेंथ है वो आएंगे। लेकिन जाने वाले भी हैं, आने वाले भी हैं, और जो लोग अब रिटायर हो रहे हैं उसमें से बहुत से लोग वापस आएंगे। भूपेंद्र यादव जी, अश्विन वैष्णव जी समेत 9 मंत्री रिटायर हो रहे हैं, और JP नड्डा जी भी रिटायर हो रहे हैं, और हमारे इंडिया अलायंस से भी मनोज झा, अनिल देसाई, वंदना चौहान, जया बच्चन, TMC के शांतनु सेन समेत अनेक पार्टियों से भी कुल 58 सांसद आज रिटायर हो रहे हैं अप्रैल में। जिनको हम विदाई दे रहे हैं उनमें से फिर से लौटेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी वापसी नहीं हो सकेगी। इस साथियों को विदाई देते समय
मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि बहुत से हम मित्रों के तरह मिलते रहते हैं, एक दूसरों से बात करते रहते हैं, और यहाँ हम लड़ते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके हम बहुत से लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और उससे एक होता है कि आपका गुस्सा वहाँ नहीं रहता, लेकिन चंद लोग परमानेंट गुस्से में ही रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल है, ये ऐसा नहीं रहे, ये डेमोक्रेटिक है। और हम यहाँ देवेगौड़ा जी होंगे, मैं तो बहुत लड़ता था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ये जनता पार्टी नहीं छोड़ी, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ा, इसीलिए हमेशा हमारी टक्कर चलते ही रहती थी। कभी हमको बोला कि तुम्हारे हाथ से बड़ा मुश्किल है ये चलाना सरकार, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कोई पैसे वाले नहीं है तुम्हारे पीछे, तो इसीलिए अलायंस करना मुश्किल होगा। ये पहली बार उन्होंने कहा, उनके जन्मदिन पर मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि आपके पीछे कोई ऐसे बड़े मालदार आदमी नहीं है, तो मुश्किल होगा कि तुम्हारे दोस्त को मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, आप जाके उनको मनाएंगे। अब मेरे को कोई मालदार नहीं मिला सपोर्ट करने वाले, बाद में उन्होंने उनको बनाया। इसीलिए ये बहुत सी बातें ऐसी होती सब ये हाँ, अरे भाई बैठ जाओ, अरे यार बैठ जाओ, मौका समझा करो। अरे ठीक है, लेकिन मेरे को रंज है, सारे जिंदगी उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फार्मर्स एजुटेशन सब करे, सडनली ऐसा क्या हुआ? लास्ट 93 है उनका, 91 है, अच्छा ठीक है 100 साल तक रहने दो, 91 है। अब सडनली जाके मोदी साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं, और वो पकड़ आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की, मैं समझता हूँ जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ पर 20, 25, 30 साल था, और यहाँ पर कभी किसके बारे में तारीफ करने की उनकी आदत ही नहीं है, लेकिन वो आदत बदली कैसी मेरे को बड़ा मुश्किल है। आई एम फीलिंग हाउ ही प्रेज्ड मोदी जी, एंड ही सेड दैट Modi is the only prime minister who loved me. All this. अगर यही लव अफेयर पहले होता तो अच्छा था। 91 ईयर्स में क्या करेंगे? छोड़िए, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो पीयूष जी कुछ कहना। नहीं साहब, नहीं, तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी। ये चुप है, ये देखो आप उनको ऐसा ही देते हैं, बाकी के वक्त हमको नहीं देते। This is नहीं, कल I am not giving floor to him, sir. No, you see, sir, I am telling you, this is not going to be a permanent thing. You remember, sir, you can't ask, when I asked, I want to get clarification, you did not allow when Modi ji was speaking. See, this is nothing. Even if I interfere, Modi is capable to give answer. Please, why you are doing this? Continue. In democracy, it happens. Well, and इसीलिए मैं आपको उनको खैर इस वक्त ज़रूरत थी, वो हो गई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, कि उन्होंने जो कुछ बोलना है बोल दिया है, और उसका जो कुछ इलाज करना है मोदी जी ने कर दिया है, इसीलिए वो ठीक ठाक हो रहा है उनके साथ। सर, मनमोहन सिंह जी पूरी दुनिया जानती है कि वे विश्व के जाने माने अर्थशास्त्र हैं। उनके समय में आज तक की सबसे अधिक विकास दर रही है। यूपीए में उनके ही शासन काल में नागरिकों को फूड का कानून अधिकार, शिक्षा अधिकार, वनाधिकार, भूमि अधिकार, संरक्षण और सूचना अधिकार जैसे ऐतिहासिक कामों के लिए जाना जाएगा। मनमोहन सिंह जी 1991 से इस सदन के सदस्य हैं। वे 6 बार राज्यसभा के अनअपोज्ड सदस्य बने, जो एक रिकॉर्ड है, और 2004 से
बीच 6 साल से अधिक तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। 2014 और 2004 और 14 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के नेता सदन रहे। ये भी रिकॉर्ड है। उनको 2002 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रेरक व्यक्तित्व में उन्होंने इस सदन पर जो छाप छोड़ी है वो हमेशा याद रखी जाएगी और इसकी खूब तारीफ भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद भी दिया। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक शेर कहूँगा, आप सुनिए। आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे, आपके खौफ को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। तो ये है। और सभापति जी, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही नहीं है, एक काउंसिल ऑफ आइडियाज भी है। एक से एक बड़ी हस्तियों ने इसे रोशन किया है, ज्ञान और योग्यता से अपनी छाप छोड़ी है। जाहिर है कि कई साथी वापस यहाँ फिर लौटेंगे, कुछ लोकसभा में आएंगे और जो नहीं आएंगे वे सभी समाज में अपना सार्थक योगदान देंगे। राजनेता पब्लिक लाइफ में रिटायर नहीं होते। लोकतंत्र को राजनेताओं ने जीवंत बना रखा है। राजनीति का मतलब केवल एमपी, एमएलए बनना ही नहीं होता। यहाँ लोग सिद्धांतों और विचारों की ताकत के साथ आते हैं और पूरा जीवन लगा देते हैं। आप सांसद, विधायक होते हैं तो जनता काम अधिक लेते हैं, हाउस में नहीं होते तो भी जनता का काम अपने स्तर पर वो करते रहते हैं। सर, और एक दिक्कत क्या है, ये रिटायर जब होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के लोग, उनको इतनी दिक्कत होती है। कभी कभी गरीब लोग भी आते हैं, कभी पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। उनको उनके रिटायर जब होते हैं तब उनको देखने वाला कोई नहीं रहता। इवन अगर बीमार गिरे तो जो उनको जो पेंशन मिलेगा या उनको जो मदद मिलेगी ये हेल्थ केयर के लिए, तो वो भी कठिन है। लेकिन लोग तो ये बोलते हैं, सबको बोलते हैं, उसमें अच्छे बुरे कोई फर्क नहीं करते लोग। अरे उसको क्या कम है, वो तो राज्यसभा मेंबर 10 साल था, उसको क्या कम है, वो एमपी 3 टर्म था। अरे भाई, ऐसे लोग भी हैं जो अपना पूरा सार्वजनिक जीवन प्रामाणिकता से लोगों की सेवा की है, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं। टीका करते हैं सब लोग और ये बोलते हैं इतने साल हो गए, कितना खाया होगा, कितना नहीं किया, क्या नहीं, क्यों देना उसको मदद। कभी कभी बच्चे भी दूर हो जाते हैं उनसे, तो इससे उनको इतनी मुश्किल भी है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी की मदद करो, सहूलत दो बोले तो वो एमपी है, क्यों सहूलत देना। अरे जो तुम्हारे 1,30,40,000 में उसकी प्रामाणिकता से वो काम कर सकता है। मैं बड़ाओ बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप हकीकत देखिए। अब हम क्या 53 साल 54 साल से है, मालूम नहीं होता। आप भी है, चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मालूम नहीं होता। सब मिलते रहता है, सहूलत है। तो आपको फील, जो गरीब लोग आते हैं, जिनको आप चुनते हैं, हम चुनते हैं, उनकी बड़ी मुसीबत है। खैर, उनके बारे में सोचिए। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 16 मई
1952 को कहा था, वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम starting under the parliamentary system with a second chamber in the center, and we should try to do everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent hasty legislation. जो hasty legislation हम करते हैं, सबको बाहर डाल के हम जो पास कर लेते हैं और 146 लोगों को बाहर करो और पास कर लो, ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में बोले, लेकिन उसका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, कभी उसके बारे में बोलते नहीं। तो ये इसकी ज़रूरी है कि हेस्टी में अगर लेजिस्लेशन पास किए, कभी कभी बाद में उसकी गलतियां हमको मालूम होती, फिर एक अमेंडमेंट लाओ और कुछ नहीं होता। आप स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशन में या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ भी बनाओ, क्या होगा कि आपके पास बहुमत है या दूसरे जो भी आएंगे उनको बहुमत रहता है, वो पास कर लेते हैं, लेकिन सोचने का मौका, छानबीन करने का मौका उनको मिलता है। कृपया करके इसको जल्दी नहीं करना चाहिए कौन सा भी कानून पास करने के लिए, और यहाँ पूरा मौका देना चाहिए कि उसके बारे में। संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा के नई ताकत और गरिमा देन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से राज्यसभा सांसदों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जैसी फिनेंशियल समिति सदस्यता मिली, यानी ये पहले नहीं था। तो अपना कामकाज का छानबीन करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज ये रहे है, लेकिन आज वो कुछ भी लिखते हैं करते हैं तो आजकल तो कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले ज़माने में तो छोटी छोटी बातों को लेकर अपोजिशन हंगामा मचा के सरकार को बदनाम करने की तो कोशिश करते थे। सर 1953 में बजट सत्र के दौरान पंडित नेहरू जी ने कहा था, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत की संसद बनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार दोनों सदनों की अथॉरिटी के बीच मनी बिल्स को छोड़कर कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो बहुत से बिल को तो मनी बिल भी है तो उसको निकाल देते हैं। तो इसीलिए ये हम हमेशा याद रखना चाहिए कि बिल को यानी मनी बिल को कन्वर्ट करके वहाँ ले जाना और यहाँ डिस्कशन के लिए उसको समय नहीं देना, ये ठीक नहीं होता। उसके बारे में भी आपको सोचना है। इस सदन के एक से एक बेहतरीन प्रतिभाएं दी हमारे 6 सभापति डॉक्टर ए राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, वेंकटरामन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन ये भारत के राष्ट्रपति बने। अब आगे आपकी बारी है, वो कब आएगी क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। यहाँ नेता सदन रहे प्रणब मुखर्जी जी, इस सदन में उपसभापति रहे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बने। लेकिन मैं तकलीफ के साथ ये बात रख रहा हूँ कि हाउस में बैठकें कम होने से बिलों पर ढंग से चर्चा नहीं होती है और जल्दबाजी में हम पासी मुद्दों और गरीबों के सवालों को रखने का मौका कम मिलता है। हमारे सदस्य को बोलने के लिए सही समय भी नहीं मिलता। सभापति जी, इस सदन में इस बात पर कई बार गहन चर्चा हुई है कि केवल आकार में भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना नाकाफी है। लोकतंत्र के लिए गुणवत्ता में और भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ये तभी संभव है जब वाद विवाद, चर्चा
परस्पर विमर्श और अन्य गतिविधियों के जारी रहे। हम सब जानते हैं कि उच्च सदन के गठन की पृष्ठभूमि पर संविधान सभा में काफी बहसें हुई। उस दौरान सेकेंड चेंबर बनाने के पीछे 2 उद्देश्य बताए गए। उसमें हम कितना सफल रहे ये हमें खुद सोचना चाहिए। बाबा साहब का कहना था कि हर मनुष्य का अपनी निजी दर्शन ही वो मापदंड है। हर मनुष्य का अपना निजी दर्शन ही वो मापदंड है जिसमें कोई स्वयं को परख सकता है। तो सभापति जी, जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनके मन में भी कुछ टीस होगी, कुछ सवाल होंगे, कुछ सुझाव हो, इस सदन को देना चाहिए। इस सदन के कामकाज को और गरिमा में बनाने में उनके विचारों का योगदान हो सकता है। और आखिरी में एक बात बोल के मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। दस्तूर है जमाने का, दस्तूर है जमाने का ये पुराना, लगा रहता है या आना और जाना। दस्तूर है जमाने का ये पुराना, लगा रहता है या आना और जाना। रहो जहां अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, रहो जहां अपनी छाप रहो जहां अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना, हर कोई गुनगुनाता रहे आपका ही तराना। थैंक यू। माननीय, नहीं, आपको पूरा माननीय खड़गे जी ने 2 बातें कही। एक तो मुझे बताया कि हम झगड़ा सिर्फ आपके सामने करते हैं, बाहर नहीं करते हैं। ऐसा मत करो। आपने कहा कि आपके सामने झगड़ा करते हैं, बाहर नहीं करते। और दूसरा, आपने कहा कि एक जमाना भी था कि मालदार व्यक्ति हो तो ही मुख्यमंत्री